हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पे। ठीक है बच्चों, पिछले जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 5 था, शायद 6 था, लेक्चर नंबर 6, ये लेक्चर नंबर 7 है आपका। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने क्या किया था कि आवर्धन क्षमता पे जो जितने जो फॉर्मूला था आवर्धन क्षमता का, ठीक, उसको मैंने बताया था आपको। क्या था? I/O इक्वल टू -V/U इक्वल टू M। ठीक है, तो मैंने इसको बताया था, इस पे कुछ क्वेश्चन कराए थे। फिर जो दर्पण सूत्र मैंने इसके पिछले क्लास में पढ़ाया था, पिछले के पिछले में 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, इस पे भी मैंने क्वेश्चन कराया था। और मैंने क्या बताया था, R इक्वल टू 2F या फिर F इक्वल टू R/2, इस पे भी बेस्ड मैंने क्वेश्चन कराया था। ठीक है, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रकाश का अपवर्तन ना। ठीक है, देखो बच्चों, क्या होता है कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसी के साथ साथ प्रकाश का अपवर्तन घटना भी घटती है। ठीक है, प्रकाश का जो परावर्तन है उसको बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड जो प्रकाश का अपवर्तन है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ना बच्चों। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग सब जान गए थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं क्या? प्रकाश का अपवर्तन। देखो क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। जैसे मान लो कि कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है, कोई ग्लास स्लैब है ना, तो अगर कि इस पर कोई लाइट गिर रही है, जैसे मान लो हमको ठीक से नहीं, हमारा कलाकारी ठीक नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक लाइट आ रही है ना, लाइट आई, ठीक, तो इसमें दो घटनाएं होंगी। पहला घटना तो जो है प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, कुछ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, परावर्तन के नियम से आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो कुछ लाइट क्या होती है बच्चों कि इसे रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कुछ लाइट क्या होती है कि जब ग्लास स्लैब में बेंड करती हैं, जब ग्लास स्लैब में जाती हैं, ठीक है, तो क्या करती हैं कि नॉर्मल जो होता है हमारा, ये देखिए, अगर कि इस पे अगर कि नॉर्मल, ठीक है, देखो लाइट, देखो ये नॉर्मल है तुम्हारा ना, ये वाला जो है तुम्हारा नॉर्मल है ना बच्चों, मतलब अविलंब। ठीक, ये तुम्हारा एंगल थीटा हो गया, तुम्हारा एंगल आर हो गया, तो थीटा एंगल पे आए, आर एंगल पे चले गए ना परावर्तन के नियम से। लेकिन यहाँ पे एक और कार्य होता है कि जब ये लाइट इंटर करती है ग्लास स्लैब में, ठीक है, तो उसका देखो पाथ ये होता है, मतलब देखो एकदम सीधा पाथ ये ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है ना कि हम देखते हैं कि कभी कभी क्या लाइट ग्लास स्लैब में तो क्या होता है कि लाइट ना, ये जो तुम्हारा अभिलंब है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। क्या करती है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है ग्लास स्लैब में। ठीक, ग्लास स्लैब में लाइट देखो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन क्या होती है, ऐसे चली जाती है ना। तो इसको हम आर डैश मान लेते हैं। ये आर है, एंगल ऑफ क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसको आर डैश को मान लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना। अपवर्तन कोण ये क्या है? परावर्तन कोण है ना बच्चों। तो होता क्या है कि जब कोई भी एक लाइट है ना किसी ग्लास स्लैब पे गिरती है ना, या फिर समतल कांच के टुकड़ा, ठीक, पे गिरती है, तो क्या करती है कि थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाती है। मतलब कुछ लाइट की किरणें क्या होती हैं? अपवर्तित हो जाती हैं और कुछ परावर्तित हो जाती हैं। ठीक, तो अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, इसको हेडिंग डालिए और लिखिए। मैं लिख दे रहा हूँ, समझा दिया मैंने। देखिए, क्या है प्रकाश का अपवर्तन ना बच्चों। हाँ, प्रकाश का अपवर्तन क्या है बच्चों? देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या बोल सकते हैं? प्रकाश के वेग में परिवर्तन होने के कारण अपने
मार्ग से विचलित हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। इस घटना को नोचो, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ना बच्चों समझ आया? क्या बोले हम कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश के वेग में परिवर्तन होने के कारण अपने मार्ग से क्या होती है बच्चों, विचलित हो जाती हैं। ठीक, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, यहाँ समझो बच्चों, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब एक माध्यम क्या होगा, दूसरा माध्यम क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं ग्लास का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है, ठीक है। अब हम लाइट बाहर से दे रहे हैं तो बाहर क्या प्रेजेंट है बच्चों, एयर प्रेजेंट है, हवा प्रेजेंट है। जब से हवा में से कोई एक लाइट ग्लास में जाएगी ना, तो क्या होगा कि ग्लास तुम्हारा क्या हो गया, सेकंड मीडियम हो गया, दूसरा माध्यम हो गया ना, और तुम्हारा जो हवा हो क्या हो गया, पहला माध्यम हो गया। या फिर ना किसी प्रकार से कांच के अंदर से लाइट आए और हवा में जाए, ठीक, तो ग्लास आपका क्या हो गया, पहला माध्यम हो गया। ठीक, और आपका हवा है क्या हो गया, दूसरा माध्यम हो गया। तो पहला माध्यम दूसरे माध्यम का सेंस ये है ना। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश के वेग में परिवर्तन होने के कारण अपने मार्ग से विचलित तो हो जाती हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो फिगर मैंने बनाया था, एक बार फिगर को और बना देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये ऊपर एक माध्यम है, माध्यम 1 ना बच्चों, माध्यम 1 है, ये आपका है माध्यम 2, माध्यम 2। ठीक, ये हो गया आपका बच्चों अविलंब हो गया ना। ठीक है, अविलंब हो गया। जब लाइट देखो ये ऐसे आई ना, ऐसे आई, तो इसको जाना चाहिए था एकदम सीधा ना, जाना चाहिए सीधा, लेकिन क्या हो गई, ये ऐसे बेंड कर गई, अविलंब की ओर झुकी, मतलब इसका मार्ग था ये, लेकिन मार्ग हो गया ए। ठीक, या फिर क्या करती है, या इधर की तरफ झुक जाती है या इधर की तरफ भी झुकती है, ऐसे भी झुक जाती है, कभी कभी वैसे भी झुक जाती है। तो उसका सेंस अभी हम समझा रहे हैं कि क्यों इधर झुकती है और क्यों उधर झुकती है ना। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए। अच्छा, इसके आगे थोड़ा सा हम एक बात और बताना चाहते हैं आपको, नोट पॉइंट में करके लिख लीजिए या फिर पॉइंट वाइज कर लिख लीजिए, या फिर अगली टॉपिक ना, इसको मिटा देते हैं। प्रकाश का अपवर्तन तो समझ में आ गया बच्चों ना। अब हमको समझना है कि ये जो लाइट है अविलंब की ओर झुक जाती है, कभी कभी अविलंब से दूर हो जाती है, इसका क्या कारण है ना, इसके कारण पे चर्चा करते हैं ना। देखिए, पहला नोट करके ऐसा कर सकते हैं, नोट करके पॉइंट बना लें तो अच्छा रहेगा, नोट करके पॉइंट बना लीजिए। ठीक, नोट नंबर 1 क्या लिखते हैं बच्चों, देखो, यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो, ठीक, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, झुक जाती है। ठीक बच्चों, क्या नोट पॉइंट मिला कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या करती है कि अभिलंब की तरफ झुक जाती है ना। ठीक, तो देखिए कि ये मान लीजिए आपका विरल माध्यम है आपका, देखो नॉर्मल। अच्छा, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम लोग बताते चलते हैं लेकिन बच्चों को ये नहीं मतलब कौन नॉर्मल है कौन क्या है ना। तो समझो जैसे भी एक कोई लाइन है ना,
आर के परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा कर देंगे, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ना, तो ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पे गिरती है ना, ऐसे गिरी, यहाँ पे गिरी, ठीक, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे क्या बच्चों, आपतन कोण ना, ठीक। अब देखो लाइट को जाना चाहिए था क्या, एकदम सीधे जाना चाहिए था ना, लेकिन हमको पता है क्या कि ये क्या है, विरल माध्यम है ना, विरल माध्यम। अब कुछ लोगों को ये भी शंका होगी विरल माध्यम क्या है, उसको भी समझा देते हैं हम, सघन माध्यम। और देखो बच्चों अब क्या होगा, ये नियम के अनुसार यदि प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो अभिलंब आपका ये है ना, अभिलंब भी थोड़ा सा अच्छे से बना दें, ठीक है। देखिए आपका अभिलंब मान लीजिए ये है, अभिलंब आपका ये है ना, लाइट को जाना चाहिए था, इससे मुड़ गई इधर की तरफ ना, ऐसे आ गई, तो ये मान लीजिए थीटा है, क्या हो गया आपका, आर हो गया। तो जो आर है ना, इसको हम यहाँ पे उसमें क्या बोलते थे, परावर्तन कोण, इसमें क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। ये क्या आपतन कोण, ये क्या अपवर्तन कोण ना बच्चों। तो विरल माध्यम में सघन माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगी कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का ही सेंस है, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए कि विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम से खाली स्पेस हो ना, जिसकी डेंसिटी कम हो ना, जैसे मान लो कि हवा है, हवा की डेंसिटी क्या है, कम है, देन की जल, देन की कांच, मतलब कांच की अपेक्षा और जल की अपेक्षा और वायु की क्या है, घनत्व कम है। तो हम घनत्व के हिसाब से देखेंगे क्योंकि उसमें पार्टिकल कितने मतलब फोर्सली बाउंड है ना। तो देखो हवा में क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल के बीच क्या फोर्स बहुत कम होता है, ठीक। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी कम होता है ना, मतलब खाली स्थान। और ये क्या है, भरा स्थान है, खाली स्थान से भरे स्थान में जाते हैं जब लाइट, तो क्या होते हैं कि अभिलंब की ओर झुक जाते हैं ना, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अच्छा दूसरा केस क्या है, अच्छा ये भी जान लो कि जो विरल माध्यम है उसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे, ठीक, रेयर मीडियम बोलते हैं। और सघन माध्यम क्या बोलते हैं बच्चों, डेंसर मीडियम बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं ना। अच्छा इसके बाद चलते हैं, अब देखिए दूसरा पॉइंट लिखते हैं, उसे समझा देते हैं बच्चों। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, हम लोग क्या करना है, ना बहुत तेज खत्म करना है और ना बहुत धीरे धीरे चलना है। ऐसा पढ़ना है हम लोग को कि हम लोगों को समझ में भी आए और हम लोगों का जल्दी जल्दी काम भी हो जाए ना, पेपर आने वाला है। तो ऐसा पढ़िए कि ज़्यादा डिले भी ना हो पढ़ने में, ठीक है। इसीलिए हमारे सर क्या किए हैं कि एक पहला टॉपिक अपने पढ़ा रहे हैं और दूसरा टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोगों का जल्दी से कोर्स खत्म हो जाए ना, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट के लिए हम लोग पूरा तैयार हैं, बस आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का अच्छा मार्क्स आए ना, ठीक। चलिए अच्छा, अब दूसरा नियम क्या है, देखिए दूसरा नियम है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, ठीक है, लिखिए जब कोई प्रकाश किरण, और जो हम लिखवाते हैं उसको हमारे साथ साथ आप लोग एक बार नोट करते जाएंगे ना, जो हम बातें बताते हैं उसी की उसी टाइम आपके माइंड में छप जाएगा। और जो पीडीएफ की बात है तो पीडीएफ आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा, नोट्स हम जल्दी ही दे देंगे, ठीक है, उसके लिए घबराइए मत। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, नोट्स मिले चाहे ना मिले, उसे मिलेगा आपको नोट्स, लेकिन हम जो लिखवाते हैं साथ साथ में लिखते चलेंगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट उसी टाइम क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम लिखवाते हैं ताकि सारी बातें हमारी जो हम बता रहे हैं आपके माइंड में पूरी की पूरी तरह छप जाए, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। हम ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, ठीक है। देखिए जब दूसरा क्या, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से ना बच्चों, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है
तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है बच्चों, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है बच्चों ना। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, मार्ग से बिजल जो लाइट आ रही थी उसको वो क्या का अपने पाथ को छोड़ के हट जा रही है, और हट रही किधर, अभिलंब से दूर हट रही है। पहले केस में क्या था कि अभिलंब की तरफ जा रही थी, अब अभिलंब से दूर जा रही है ना। देखिए क्या हो रहा है इसमें, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका सघन माध्यम है, सघन माध्यम है ना बच्चों, ये आपका मान लीजिए विरल माध्यम है, ठीक, सघन माध्यम में विरल माध्यम है, ठीक। ये आपका हो गया अभिलंब, ठीक। सघन माध्यम के लिए ना हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं ताकि लगे कि भाई ये सघन माध्यम है, ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। पिछले फिगर में नहीं बताया था आपको, लेकिन इसमें देख लीजिए इस सघन माध्यम को ऐसे दिखाते हैं, जो रेयर मीडियम है उसको साफ दिखाते हैं कि ये रेयर है। आइए इसको दिखाने का मतलब क्या है कि इसमें मतलब इसके जो इसमें जो भी मतलब मॉलिक्यूल्स हैं क्या है, कॉम्पैक्ट हैं, सघन है ना, ठीक। अब देखिए कि जैसे देखिए कोई एक लाइट में पास करा रहा हूँ ना, देखिए एक लाइट आ रही है गई, ठीक, क्या था ये सघन माध्यम था ना। लेकिन क्या होगी बच्चों कि जब ये लाइट पास करेगी किसमें, विरल माध्यम में, तो क्या अपने जो इसका मार्ग क्या था बच्चों, इसका मार्ग है आपका ये, ठीक, इसका मार्ग ये है। लेकिन क्या होती है कि अभिलंब से दूर हट जाती है, इधर अभिलंब की तरफ ना आके, अभिलंब की तरफ ना आके ये लाइट ना अभिलंब से दूर हट जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारा एंगल थीटा था और ये एंगल क्या है, आर है। मतलब क्या है, ये आपतन कोण है, ये क्या है, अपवर्तन कोण है ना। समझ में आया बच्चों, ठीक। तो इसमें यही केस होता है, ठीक। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग मन से। फिर हम चलते हैं क्या कि अपवर्तन का नियम क्या होता है ना। अपवर्तन के नियम पे जो काम किया था साइंटिस्ट, उसका नाम था स्नेल ना, स्नेल। चलो हम पढ़ते हैं अब क्या, अपवर्तन का नियम। अब पढ़ेंगे हम लोग अपवर्तन का, जैसे परावर्तन में पढ़े थे ना, अपवर्तन का नियम। अच्छा, इससे पहले हमको एक बात याद आ गई कि जो होता है आपका जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो देखो लाइट जो होती है ना, जो लाइट होती है, लाइट के बाद तीन चीज़ें होती हैं ना। एक तो होता है क्या कि उसकी वेलोसिटी होती है ना, और एक होता है क्या उसका तरंगदैर्घ्य होता है, और एक होता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी होता है। तो जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है बच्चों, तो लाइट का वेलोसिटी जो है परिवर्तित होती है, या तो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो सघन माध्यम है, सघन माध्यम में लाइट की वेलोसिटी कम होती है, विरल माध्यम में ज़्यादा होती है। अगर के सघन माध्यम से लाइट विरल माध्यम में गई तो क्या होता है बच्चों कि उसकी लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। अगर कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी लाइट की स्पीड क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है ना। सघन माध्यम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, विरल माध्यम जाके ज़्यादा हो जाती है ना। तो क्या हो गया, इसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। मतलब क्या कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। और दूसरी बात, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है कि इसके तरंगदैर्घ्य में भी परिवर्तन होता है बच्चों। तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा में परिवर्तन होता है, ठीक है। और बताओ, और एक चीज़ होता है कि अगर लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति कभी भी नहीं चेंज होती है ना, आवृत्ति में चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अपवर्तन का नियम देख लेते हैं क्या है। पहला नियम क्या है, देखिए आपतित किरण ना बच्चों, आपतित किरण आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब
तथा अभिलंब आपतन बिंदु तथा अभिलंब आपतन ठीक। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तथा अभिलंब तथा आपतन बिंदु तीनों बच्चों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका सेंस समझ में आ रहा है कि आपतन किरण, ठीक है, अपवर्तन किरण, ठीक है, तथा आपतन किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं आपतन बिंदु पे। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा हाथ है ना, और एक लाइट ऐसे गई, ठीक, मान लो ये मेरा हाथ है, एक लाइट ऐसे गई ना, और मान लो एक लाइट गिरी तो हमारे हाथ जिस पॉइंट पे फंसाए हैं वो पॉइंट हमारा क्या हो गया? आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये लाइट बेंड हो गई, मानो ऐसे गई, ऐसे बेंड हो गई, और एक सीधी लाइन नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक। ये तीनों की तीनों क्या एक प्लेन पेपर पे ही घटना होती है ना। एक प्लेन पेपर ले लें और इसको चिपका दें तो उसी पे लाइट क्या होती है? जाती है, मुड़ जाती है, और उसका अभिलंब क्या होता है? इसी पे ही होता है ना। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? अच्छा, आप देखिए पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि ना आपतन कोण ना बच्चों, आपतन कोण की ज्या, ऐसे लिखो, थोड़ा अच्छे से लिखो, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो बच्चों आपतन कोण बनवे करेगा। आपतन कोण की ज्या मतलब बच्चों साइन, ठीक, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है बच्चों, एक स्थिरांक होता है ना बच्चों, एक स्थिरांक होता है। मतलब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक ही स्थिरांक होता है। इससे समझो, देखो, और देखो स्थिरांक को क्या बोल सकते हैं? नियत राशि ना। नियत राशि मतलब कांस्टेंट वैल्यू होती है ना। इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या? साइन आई ना, साइन आई मतलब क्या बच्चों? आई क्या है बच्चों? आपतन कोण ना। आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, अपान में साइन आर मतलब अपवर्तन कोण की ज्या। एक स्थिरांक होता है बच्चों, एक स्थिरांक होता है, ठीक है। इसे हम n21 भी लिखते हैं ना। n21 क्या है? एक स्थिरांक है। n21 का एक स्पेसिफिक मीनिंग भी आएगा, अभी हम देखेंगे उसे, ठीक है। तो साइन आई अपन साइन आई अपान में साइन आर इक्वल टू क्या? स्थिरांक, ठीक। अब इसे में नोट करके लिखना बच्चों, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं ना। ऐसे लिख लो, इसे हम या आप स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक बच्चों। तो मैंने क्या किया
कि अपवर्तन के नियम दोनों बता दिए। क्या, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है या नियत राशि होती है। ठीक, अब इसको एक्सप्रेस कर दिए sin i अपन में sin r इक्वल टू स्थिरांक n/1, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे बच्चों नोट कर लीजिए आप लोग, फिर इसके बाद हम अपवर्तनांक पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लिए होंगे अब ना। अच्छा, तो अब हम पढ़ाते हैं क्या अपवर्तनांक क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा बच्चों ना, अब एक बात आती है अपवर्तनांक। यहाँ पे हमने n/1 लिखा था ना, sin i अपन में sin r, sin i अपन में sin r, ठीक है, इक्वल टू a ना। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग ना, इसको मद्देनजर रखिएगा, ये आएगा अभी। अच्छा चलिए, तो क्या हो गया, अब हमको क्या पढ़ना है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इंग्लिश में बच्चे बोलते हैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना। अच्छा देखो, ये होता क्या है कि हम ऐसे लिख दो कि अपवर्तनांक के माध्यम से, अपवर्तनांक के माध्यम से हम यह पता करते हैं, कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से कितना विचलित हो रही है। बस यही सेंस है इसका, कितना विचलित हो रही है ना बच्चों। अपवर्तनांक क्या सेंस है कि अपवर्तनांक के माध्यम से हम यह पता करते हैं कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से कितना विचलित हो रही है ना। ठीक है, अच्छा अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो निरपेक्ष क्या होता है, सापेक्ष क्या होता है, इस पे चर्चा करते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, एकदम सरल भाषा में बता रहे हैं तो आपको ये समझ में आए कि अपवर्तनांक होता क्या है, ये तो पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है। ठीक, अपवर्तनांक दो बच्चों दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक बच्चों, निरपेक्ष को बस अपवर्तनांक भी कहते हैं, तो इससे हम इंग्लिश में उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए क्या हो जाएगा बच्चों, रिलेटिव ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, तो निरपेक्ष के बारे में समझते हैं। निरपेक्ष क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण ना बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण निर्वात से या फिर वायु से, वायु लेना ठीक है, वैसे मतलब निर्वात ही बोलते हैं, कि जब कोई प्रकाश किरण निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जाती है,
वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, कांच हो सकता है, कनाडा बाल्सम हो सकता है ना, कोई भी ऑयल हो सकता है। ठीक, जब कोई प्रकाश की किरणें क्या करती हैं, निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, क्या दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सिंपल भाषा में समझ आया? क्या समझ आया कि जब कोई प्रकाश की किरण ना निर्वात से या फिर हवा से किसी अन्य माध्यम में जाती है, किसी अन्य माध्यम में जाती है, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, उस माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है ना। तो लिख लीजिए, आप इसे लिखिए, निरपेक्ष को लिखिए। कैसे लिख देंगे कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण ना निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जाती है, किसी अन्य माध्यम में जाती है, तो ना जब प्रकाश की निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जाती है, तो अन्य माध्यम का ना, जो माध्यम लिए हैं, अन्य माध्यम का अपवर्तनांक, अन्य माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष अन्य माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, ठीक, कामा लगा देना, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है ना बच्चों। क्या बोले कि जब प्रकाश के निर्वात में से किसी अन्य माध्यम में जाती है, तो अन्य माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मतलब क्या है, अपवर्तनांक का मतलब है कि लाइट का अपने मार्ग से विचलित होना, कितना विचलित होना ना। अपवर्तनांक का मतलब क्या है कि लाइट अपने मार्ग से कितना विचलित हो रही है ना, माध्यम का अपवर्तनांक कितना विचलित होना, ये निर्वात के सापेक्ष करके पता करते हैं। निर्वात के सापेक्ष यदि पता करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं ना। ठीक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। कैसे लिखते हैं इसको, देखो n21 ऐसे लिखते हैं, n21 ना, n21 इक्वल टू, देखो 2 क्या है, अन्य माध्यम है, 2 क्या है, अन्य माध्यम है, 1 क्या है तुम्हारा, 1 क्या है, निर्वात है ना। तो पहला माध्यम क्या है, निर्वात, दूसरा माध्यम क्या है, ठीक। तो कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे भी डिफाइन करते हैं। अच्छा रुकिए, ठीक है, अभी आप इतना समझिए, इसके बाद वाले जो टॉपिक बताएंगे तब उसमें हम इसको लागू करेंगे ना। बस इतना समझिए अब क्या, कि जब प्रकाश किरण निर्वात में से किसी अन्य माध्यम में जाती है, तो अन्य माध्यम का अपवर्तनांक के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक, सापेक्ष समझिए, सापेक्ष समझिए, फिर उसको समझा रहे हैं। हाँ, अब क्या बताना भैया, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक समझो बच्चों। देखो सापेक्ष क्या होता है, जब को अब निर्वात नहीं लेना है, अब निर्वात के काम खत्म। जब कोई लाइट ना, जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, लिखिए, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, ठीक बच्चों, दूसरे माध्यम में जाती है, तो ना, तो दूसरे माध्यम का, किसका, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक
ना, एक माध्यम का दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अच्छा, यहाँ सापेक्ष दो बार आ गया, पूरा सेंटेंस समझेंगे तब समझ आएगा। यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सापेक्ष दो बार क्यों लिखा है ना, लेकिन इसे सेंस समझोगे तब समझ में आएगा। इस सापेक्ष का मतलब है क्या, जैसे मान लीजिए कि एक लड़का लंबा है, एक लड़का उससे कुछ छोटा है ना, तो ये लड़का इस लड़के के सापेक्ष ना, या ये लड़का इस लड़के के कंपैरिजन में कितना लंबा है, ये बात कह रहा है ये ना, ठीक, ये भी सापेक्ष वही बात है, लेकिन ये सापेक्ष अपवर्तनांक पूरी एक चीज़ है ना, ठीक है। सापेक्ष का मतलब क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के कंपैरिजन करना, सापेक्ष कंपैरिजन, दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो माध्यमों के बीच का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, इसलिए सापेक्ष हो रहा है, ठीक। तो क्या हो गया बच्चों कि जब लाइट के साथ जब कोई निर्वात माध्यम का ना, कोई निर्वात माध्यम का किसी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष कहलाएगा। और जब किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उसे हम सापेक्ष बोलेंगे ना। जैसे मान लीजिए कोई अपनी तुलना भगवान से कर रहा है ना, अपनी तुलना भगवान से कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, निरपेक्ष है ना। मुझे बता रहे हैं, अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना कर रहा है अपना, कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के, भगवान है, दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी तुलना कर रहा है तो क्या कहलाएगा बच्चों, सापेक्ष कहलाएगा ना। तो एक स्पेशल केस क्या है, निर्वात वाला। निर्वात वाले के लिए क्या बोलेंगे, निरपेक्ष बोलेंगे। यदि दो लोग अपने में कंपैरिजन करें तो उसे क्या बोलेंगे, सापेक्ष बोलेंगे। यही घटना है यहाँ पे ना, इसको ऐसे समझिएगा, ठीक। मैं आपके समझने के लिए बताया थोड़ा, ठीक। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम बता रहे हैं आपको अपवर्तनांक का एक और डिफिनीशन, ठीक, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करना है, क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मिटा देते हैं इसको बच्चों। ये तो बात आप समझे ना, लेकिन एक बात और समझिए, क्या है, अपवर्तनांक बस लिख दे रहे हैं और इसी में हम क्या दोनों शामिल कर देंगे ना, अपवर्तनांक ना बच्चों। समझिए, देखिए इसको ऐसे बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष ना बच्चों। क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, ये एक चीज है ना, इसको इतना साथ में पढ़िएगा ना। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, इसके बाद एक बार पढ़िएगा कि साथ में पढ़िएगा, ताकि आप अलग अलग चीज़ों को कर सकें। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे कि पहले माध्यम में ना बच्चों, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल
के अनुपात के बराबर होता है बच्चों, अनुपात के बराबर होता है ना। आए बात समझ में? क्या समझ में आया कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहलाएगा? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, इतनी बात समझ में आई ना? तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए जो ये चीज़ है ना, इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम, जो लिख रहे थे ऐसे। जैसे मान लीजिए कि हमको दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पता करना है, तो N2 बगल में 1 पहले माध्यम के सापेक्ष, ये क्या लिखा है? इसका मतलब क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। क्या लिखा है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। ये ना, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल टू क्या हो जाएगा ना? क्या बोले हैं कि प्रकाश की चाल पहले माध्यम में प्रकाश की चाल ना, उसको V1 नाम देते हैं। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल को V1 दे देते हैं, पहले माध्यम प्रकाश की चाल, बट दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 दे देते हैं ना बच्चे, समझे? ठीक, तो क्या है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ना दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम प्रकाश की चाल बटे के दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल होता है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, कितना अच्छी बात है ना। ठीक, अच्छा, ये तो हो जाएगा ना सापेक्ष अपवर्तनांक। ये डिफिनेशन सापेक्ष का दे सकते हैं। अगर कि तुमको निरपेक्ष का डिफिनेशन इसके हिसाब से देना होगा तो कैसे दे दोगे? बस सिंपल से लिख देना क्या कि जब प्रकाश किरण निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम का ना, जिसमें जा रहे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ना निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे के दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, क्या अनुपात बड़ा होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं ना। तो इसको अपन आपस में क्या कोरिलेट कर लीजिएगा आप लोग ना। हम लिख नहीं रहे हैं और ये बहुत छोटी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, अच्छा, हो गया इतना? ठीक, अच्छा, ठीक बच्चों, अब इसके बाद एक चीज़ और बता देते हैं आपको, ताकि आप लोगों का एक और चीज़ क्लियर हो जाए। देखो जो N21 है ना, इसमें क्या लिखे थे? V1 अपान में V2 लिखे थे बच्चों ना, V1 अपान में V2 लिखे थे ना। अच्छा, प्रकाश की चाल मतलब पहले माध्यम, V1 मतलब पहले माध्यम प्रकाश की चाल और V2 मतलब दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। देखो मान लो तुमको अपवर्तनांक पता हो ना, बोल देगा कि सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, बोल देगा सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है। ठीक है, तो इस माध्यम में या फिर इस माध्यम प्रकाश का अपवर्तनांक बताइए। तो ऐसे केस में क्या करोगे बच्चों? देखो इससे मान लीजिए कि आपको पता हो गया कि ये N21 है ना, आपको पता है कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी पता है, पहले माध्यम के भी अपवर्तनांक पता है। तो क्या लिख सकते हो? N2 मतलब क्या हो जाएगा? सीधे सीधे N2 मतलब क्या होगा? ये इसको क्या बोलेंगे कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष बराबर ना दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे के पहले माध्यम का अपवर्तनांक। सापेक्ष अपेक्ष नहीं आएगा इसमें सापेक्ष आएगा। क्या बोलेंगे इसको कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष बराबर कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे के पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसमें डिफरेंस है। याद करने की ट्रिक क्या है कि अगर कि बोलेगा N21 मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष बोलेगा ना, तो सीधे क्या करना कि पहले माध्यम जो प्रकाश का चाल है बटा के दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल। ठीक, इसको याद रखना। और इसमें क्या करना कि इसको इसी के हिसाब से क्या करना, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, किसके केस में प्रकाश की चाल के केस में ना प्रकाश की चाल एक माध्यम में कितनी है, दूसरे माध्यम में कितनी है, उसके रिस्पेक्ट में है। और इसको याद रखोगे तो आर के अपवर्तनांक केस में आर के N21 लिखोगे तो सीधे जहाँ 2 है वहाँ पे 1, जहाँ 1 है वहाँ पे 2 हो जाएगा, N2 अपान में N1 हो जाएगा ना बच्चों। इतनी बात समझ आई ना। अच्छा, एक चीज़ और जान लो कि जैसे हम इसको लिखे हैं ना, ठीक, तो देखो हमेशा क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो कि कोई एक लाइट जा रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कि दूसरे माध्यम में तीसरे माध्यम चली गई,
ठीक, या फिर एक माध्यम पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, फिर अगला माध्यम भी क्या है, वही है पहला वाला माध्यम। जैसे मान लीजिए कि एक क्या है, मान लीजिए एक कांच है ना भैया, ठीक, ये ऊपर एयर है नीचे एयर है, ये कांच है आपका, ये आपका कांच है, ऊपर एयर नीचे एयर, तो लाइट आई ना, ठीक, कुछ रिफ्लेक्ट हुई, आई रिफ्लेक्ट हुई, ऐसी यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी भैया, ठीक, आई, ठीक, अच्छा क्या आई तो क्या हो जाएगी, मान लो ये अभिलंब खींच दिया मैं, तो अब इसके अनुसार जाना चाहिए था इधर, लेकिन मुड़ जाएगी इधर बच्चों ना, रिफ्लेक्ट हो गई ना, ठीक। अब जहाँ पे गिरी बच्चों इसके लिए क्या हो जाएगा, अभिलंब ये हो जाएगा ना, जानी चाहिए थी क्या ऐसे, लेकिन मुड़ जाएगी क्या ऐसे ना। सेम केस है कि अगर के एक लाइट है ना, बीच में हवा में से पास करा रहे हैं ग्लास में से, तो जब ग्लास से बाहर निकलेगी ना बच्चों, जब ग्लास से बाहर निकलेगी हवा में जाएगी, तो जो उसका लाइन था उसी के पैरेलल ही निकलेगी बाहर ना, टेढ़मेढ़ नहीं, मतलब ऐसे कर सकते हो कि अपने रास्ते को फिर से पा जाएगी ना, ठीक। तो देखो अगर कि हमको लिखने होगा क्या, दूसरे माध्यम का अपूर्णांक पहले माध्यम के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा बच्चों, n2 हो जाएगा ना। n2 मतलब क्या है कि दूसरे माध्यम मतलब, दूसरे मतलब क्या है, ग्लास है, पहला माध्यम क्या है, हवा है, दूसरे माध्यम का अपूर्णांक पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक, इंटू अब क्या है, देखो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम जा रही है, तो पहले माध्यम का अपूर्णांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष हमेशा बच्चों 1 होता है ना, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कैसे 1 होता है, अभी हम आपको बताए हैं कि n2 है, तो n2 को क्या लिखते हैं, n2/n1 ना, इंटू है, हाँ, n12 है तो क्या लिखेंगे, n1/n2 ना, n1 से n1 कट गया, n2 से n2 कट गया, क्या गया 1 आ गया। तो यह आप हमेशा याद रखिएगा ना कि n21 इंटू n12 हमेशा इंटू 1 में होता है, ठीक है। आज बस इतना ही, ठीक। अपवर्तन के बेस पे मैं जितनी भी बातें थी प्रकाश का अपवर्तन के बेस पे सारी बातें बता दी हैं, और अगली क्लास में हम प्रयास करेंगे इसके आगे और आपको जानकारी दें, ठीक। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसमें कुछ मतलब उदाहरण आएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि अब एक केस बाकी है पूरा आंतरिक परावर्तन, ठीक, पूरा आंतरिक परावर्तन बताएंगे, फिर उसके बाद इस पर जो भी मतलब हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं ऑब्जर्वेशन से कि प्रकाश का अपवर्तन कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है, क्या इसका रियल लाइफ में यूज है, कहाँ कहाँ देखते हैं हम लोग, ये सब सारी बातें की चर्चा हम कल करेंगे इसके अगले आने वाले लेक्चर में। जब जैसे ये खत्म हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद हम लेंस स्टार्ट करेंगे। लेंस टोटली बेस्ड है प्रकाश के अपवर्तन पे ही ना, क्योंकि वो क्या होता है, लेंस क्या होता है, कांच का होता है। जब लाइट हवा से कांच में जाती है तो अपवर्तन के नियम को फॉलो करती है, और लेंस पूरा अपवर्तन पे आधारित है। हम लोग क्या पढ़े थे, दर्पण। दर्पण किस पे आधारित था, हमारा दर्पण आधारित था प्रकाश के परावर्तन पे। अब हम पढ़ेंगे लेंस आगे, तो लेंस हमारा किस पे आधारित रहेगा, अपवर्तन पे, ठीक। जब लेंस खत्म हो जाएगा, देखिए अब आगे क्लास लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक। पढ़िए, मन से पढ़िए, बोर्ड का एग्जाम है। टेक केयर, बाय बाय।